हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम प्रियांशु है और मैं आज इस सेशन में आपको ABFM मॉड्यूल सी यूनिट 30 दैट इज कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। एंड आई होप आपको इस क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं CIP दिसंबर 2025 के लिए। आप इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए, राइट, बिकॉज दैट वुड बी बेस्ट। आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो जिससे कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, चलिए। Number 1. The process of determining the value of a company's entity widely used in the financial industry for various corporate finance decision is known as cost accounting, capital budgeting, corporate valuation, financial reporting. So the process of determining the value of a company's, अगर हम एक एंटिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, मे बी फॉर द पर्पस ऑफ मर्जर या फिर फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, किसी भी पर्पस के लिए अगर हम कंपनी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। देयर कुड बी मल्टीपल रीजन where we want to calculate the value, we would like to know the value of our organization कि मेरी organization की current value क्या है. That process is basically your corporate valuation. ठीक है. The value of an asset or entire business entity as established by the financial statements and derived from the balance sheet is called market value, enterprise value, intrinsic value या फिर book value. Now, the two primary methods for corporate valuation are, so corporate valuation के दो primary methods जो हैं, ठीक है, वो क्या क्या है? वो एक है book value और दूसरा होता है market value. So one is book value and another being your market value. ठीक है. Book value is definitely balance sheet based. जो बुक्स में वैल्यू लिखी गई है उसी को हम लोग रेफर करते हैं. सो इट इज डेफिनेटली बैलेंस शीट बेस्ड. और मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? मार्केट में जो करंट वैल्यू चल रही है उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के या करंट मार्केट प्राइस जो है उस बेसिस पे हमारी वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन की डिटरमाइन करना. सो देयर आर टू प्राइमरी मेथड्स. नाउ the value of an asset or an entire business entity established by the financial statements. Now जब भी financial statements की बात की जाए, financial statements are definitely not part of our books of accounts, but हाँ, it is the outcome of the books of accounts that we prepare. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका बैलेंस शीट आएगा, P&L आएगा. अगर बैलेंस शीट नहीं भी लिखा होता और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिया होता तो भी हमारा आंसर क्या होता? बुक वैल्यू. तो बुक वैल्यू क्या है? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने प्रिपेयर करे हैं उसके थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, हम हमारी बैलेंस शीट बनाते हैं, P&L बनाते हैं, वहां से जो वैल्यू आई दैट्स योर बुक वैल्यू. देन the value derived through analysis of the market computed as outstanding shares multiplied by the share price is known as replacement value, book value, market value, liquidation value. अगर हमने मार्केट कंप्यूटेड तरीके से निकाला है, मतलब देखो मार्केट प्राइस जो है दैट इज नॉट सेट बाय समवन, इट इज डिपेंडेंट अपॉन दी करंट मार्केट सिचुएशन, यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है. तो जो मार्केट प्राइस है इनटू आउटस्टैंडिंग शेयर्स, राइट, वुड गिव अस मार्केट वैल्यू. एम कैप भी बोलते हैं हम इसको, मार्केट कैपिटलाइजेशन और एम कैप. ठीक है. देन the value placed on a complete company including its equity, debt, non-controlling interest and other obligation minus cash and cash equivalent is known as liquidation value, enterprise value, book value या फिर replacement cost. Now अभी आप देखो डिफरेंस क्या है. मार्केट कैप में आप सिर्फ शेयर्स की बात कर रहे थे, बुक वैल्यू में आप बुक बैलेंस शीट वैल्यूज की बात कर रहे थे, बेसिकली एसेट्स की बात कर रहे थे. Now here you're talking about everything. You're talking about equity, you're talking about all kind of debt, then you're talking about non-controlling interest, other obligations भी कोट कर दिया. वो सब क्या है? आपकी enterprise value, also called as firm value. Enterprise value and firm value दोनों का मीनिंग सेम है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या क्या आएगा?
your total enterprise value is equal to equity, shares plus preference shares, preferred securities, then total debt, long term as well as short term. देन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जैसे मेरी कोई सब्सिडरी है, 80% शेयर है, 20% शेयर जो है उसको भी तो लाएंगे, तभी तो पूरा 100% बनेगा. कोई भी अदर ऑब्लिगेशन जो हमें फ्यूचर में पे करनी है, जैसे कोई भी अनपेड लाइबिलिटी है जो मुझे आगे पे करनी पड़ेगी, दैट ऑल्सो आई हैव टू पे ना. सो अदर ऑब्लिगेशंस, करेक्ट, दैट वुड बी. अच्छा, कैपिटल, अगर कोई भी कैपिटल लीज है तो उसका ऑब्लिगेशन, all kind of obligations that we have to pay will come into this, but one thing would be subtracted is cash and cash equivalent. उसको हमें हटाना पड़ेगा. that would give us enterprise value. ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स, प्रिफर्ड सिक्योरिटीज, टोटल डेट मतलब हमारा लॉन्ग टर्म करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. फिर नॉन कंट्रोलिंग शेयर मतलब मैंने सब्सिडरी तो दिखा दी, 80% स्टेक है, बट 20% भी तो है मेरा, टोटल 100% स्टेक ही तो लूंगी. देन अदर ऑब्लिगेशंस, कोई भी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो हमें पे करनी है, दैट वुड कम कैपिटल लीज की ऑब्लिगेशन माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विल गिव अस एंटरप्राइज वैल्यू और फर्म वैल्यू. देन which of the following represents the correct formula for calculating enterprise value? Equity value plus cash and cash equivalent minus total debt, equity value plus total debt plus non-controlling interest plus preferred securities minus cash and cash equivalent. By now I'm sure you must be clear. Sorry, formula would be option number B. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. A company has the following detail. You are required to calculate the enterprise value. A company has the following detail. You are required to calculate the enterprise value. Now, how do we calculate it? कितना दिया हुआ है? 800 प्लस शॉर्ट टर्म डेट कितना है? 120 करोड़. लॉन्ग टर्म डेट कितना है? 300 करोड़. प्रिफर्ड सिक्योरिटीज 50, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 30 माइनस 100 विच इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? $1200 करोड़. सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 1200 करोड़. देन which of the following is an example of non-operating liability that is included while calculating enterprise value? Trade payable, outstanding wages, unallocated pension fund, inventory payables. Now it says non-operating liability. Non-operating definitely not related to our core business, but it is a liability that we have to execute. ठीक है, तो क्या होगा? अनएलोकेटेड पेंशन फंड, आपके पास पेंशन फंड वाला अमाउंट है बट एलोकेट अभी नहीं हुआ है. ठीक है. देन Finexis Limited is undergoing a full firm valuation for a potential acquisition. During the due diligence, the analyst identifies the following items on the liability side: long-term loan of 200 crore, capital lease obligation of 40 crore, unallocated pension fund of 25 crore, trade payable 30 and bills payable 10. The valuation expert needs to identify which item should be treated as non-operating liability and should be added while calculating enterprise value because it represents an obligation not arising from regular business operation. Which of the following should be classified as a non-operating liability?
Capital lease, rates payable, unallocated pension fund. I see this is again a reframing कि इसको केसलेट में कन्वर्ट करा जा सकता है और इसी को फर्दर ये भी पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द एंटरप्राइज वैल्यू, राइट. सो unallocated pension fund, it does not represents a regular business operation, correct, but is a liability that we have to take care of in the future. Then the primary objective of valuation is to estimate a company's historical cost, a company's true worth in the current market, the liquidation value of asset, the book value recorded in financial asset. What is the primary objective of valuation? हमें कंपनी की ट्रू वर्थ निकालनी है करंट मार्केट सिनेरियो में. What is the cost of our company? We can use any method definitely which have been given over years, but हमें उनको यूज करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन की करंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आज की वैल्यू निकालनी है. The price at which property would change hand between a willing buyer and a willing seller with the both having reasonable knowledge of relevant fact is known as book value, liquidation value, fair market value, replacement value. It is fair market value. Fair market value वही value होती है, right? Fair market value का मतलब क्या है? It is basically a value which the buyer and seller both are willing to, exchange. The concept of fair market value, widely accepted globally, was propounded by World Bank, IMF, United States Internal Revenue Service, International Valuation Standard Council. So who propounded the concept of fair value? It is United States Internal Revenue Service who came up with the concept of fair market value as a value which, both the buyer and seller have accepted and are ready to exchange their needs. Then, who is responsible for developing the international valuation standards? International Accounting Standard Board, International Asset Valuation Standard Committee, Global Valuation Forum, Financial Stability Board. So International Valuation Standard is given by International Asset Valuation Standard Committee. Then, according to International Valuation Standard, the purpose of issuing Global Valuation Standard is to ensure higher profitability of firms, consistency, transparency and confidence in valuation, faster financial reporting या फिर high tax compliance. क्या होगा? It is consistency, transparency and confidence in valuation. है ना, हम चाहते हैं consistent हो, transparent हो, सारे standards उसी purpose से आते हैं. According to IVS framework, valuation approach and methods fall under which standard? IVS International Valuation Standard 101, 103, 105, 109. They will fall under IVS 105. Then, according to IVS 105, which of the following are the principal valuation approach? Market approach, income approach, cost approach, discounted cash flow approach, comparable firms approach, intrinsic value approach, या फिर book value approach, liquidation approach, market capitalization approach, या फिर market and income approach. So the best way to recall is that as per IVS 105, there are three ways, which is like MIC. Market, income, cost. That's option number A. Market approach, income approach, cost approach. Okay. Then, which valuation method determines the value of a company by comparing it with the price of similar asset or recent transaction? जहां पे हम compare कर रहे हैं similar asset और recent transaction को, तो ये कौन सी अप्रोच होगी? कंपैरिजन बेस्ड अप्रोच इज मार्केट अप्रोच. मार्केट अप्रोच क्या होता है? जहां पे हम एक सिमिलर ट्रांजैक्शन को ढूंढते हैं, ठीक है, सिमिलर ट्रांजैक्शन को ढूंढ रहे होते हैं, या फिर हम लोग सिमिलर एसेट को ढूंढ रहे होते हैं और उसके बेसिस पे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं. सो दैट इज मार्केट अप्रोच. देन द कॉस्ट अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज द डैश, where valuation is done based on the fair market value of the firm's net asset. So cost approach में हम fair market value निकालते हैं हमारे assets का. इसको हम लोग एक और नाम क्या देते हैं? asset based approach.
तो कॉस्ट अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज असेट बेस्ड अप्रोच. ठीक है. देन the cost approach is particularly useful for valuing high growth technology startup, asset intensive business, holding corporations and troubled entities, company with stable cash flow, firm with strong market comparables. Now cost approach कहाँ पे useful होता है? देखो, it is an also called as an asset based approach, यानी ये वहाँ पे काम करेगा जहाँ पे intensive asset है, right? Also only talks about tangible, does not talks about intangible. टैंजिबल के बारे में बात करता है. सो हम इसको यूज कर सकते हैं असेट इंटेंसिव बिजनेस में, होल्डिंग कॉर्पोरेशंस में या फिर ट्रबल्ड एंटिटीज में. देन द मार्केट अप्रोच इज मोस्ट सुटेबल फॉर वैल्यूइंग business or asset that have no comparable market data, companies with highly predictable cash flow but no recent transactions, companies in tangible asset ownership stake or securities where comparable transaction or similar asset price are available, firm with negative net worth only. मार्केट अप्रोच कहाँ पे यूजफुल होगा? नो व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट अप्रोच, हमने कहा था ना कहाँ पे होगा, जहाँ पर चाहे कंपनी हो चाहे इनटैंजिबल एसेट हो, यू नो, वेयर यू आर ट्राइंग टू वैल्यू ईदर एन ऑर्गेनाइजेशन और एनी इनटैंजिबल एसेट और लेट्स से अ स्टेक और अ सिक्योरिटी, बट ऑल दिस हैज टू बी बेस्ड ऑन कंपेरेबल ट्रांजैक्शन, जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो और सिमिलर प्राइसेस मार्केट में ढूंढ सकते हो. सो दैट्स ऑप्शन नंबर सी. देन under the income approach, the value of a business is commonly estimated using which of the following expression? Now, income approach is more बेस्ड ऑन कि भाई जहाँ पे आप इनकम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो इनकम अप्रोच में आप प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को यूज करके बिजनेस की इनकम निकालोगे, राइट, ऑल्सो कॉल्ड एज नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ योर बिजनेस, एंड देन दैट शुड बी divided by the capitalization rate to calculate the value of your business. So upon capitalization rate. Now for example, अगर आपके बिजनेस की नेट ऑपरेटिंग इनकम 10 करोड़ है and you are assuming to have a net capitalization rate of 10% basically, sorry. So if you divide this, आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी आ गई? 100 करोड़. So that's how you calculate the value of your business using your income approach method. Then under the cost-based methodology, which of the following are the two primary divisions used for valuation? Cost to acquire, cost to renovate, cost to build, cost to replace, cost to maintain, cost to upgrade, cost of equity and cost of debt. So cost-based methodology में हमारे पास जो दो primary division होते हैं, वो होता है cost to build and cost to replace. अगर मैं कुछ नया बनाने जाऊं तो कितना पैसा लगेगा, मैं अगर replace करूं तो कितना पैसा लगेगा. ठीक है. Which of the following are some methods used under cost approach? Free cash flow and dividend growth, net asset value and sum of part analysis, market multiple and comparable transaction, replacement cost and discounted cash flow. सो अगर हम सब मेथड्स की बात करें ना, तो कॉस्ट अप्रोच में दो सब मेथड हैं. ईदर वी कैन गो बाय नेट एसेट वैल्यू मेथड वेयर वी कैलकुलेट दी फेयर वैल्यू ऑफ आवर एसेट, और सम ऑफ पार्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि जब आप अपने बिजनेस को टुकड़ों में बांट देते हो टू फाइंड आउट दी वैल्यू, मतलब अलग अलग चीज़ों की अलग अलग वैल्यू निकालना, मे बी डिविजन के बेसिस पे या फिर डिपार्टमेंट के बेसिस पे. देन the stock and debt approach is more suitable for valuing which type of company? Privately owned companies with no market traded securities, government enterprise only, publicly listed companies whose securities are traded on stock exchange. डेफिनेटली स्टॉक एंड डेट अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि जो मार्केट वैल्यू है हमारे स्टॉक की और डेट की, हम उसको यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस. तो इसीलिए हम लोगों को वही कंपनीज हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे जो कि लिस्टेड है. अगर मेरी कंपनी लिस्टेड ही नहीं है, देन आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर डेट एंड स्टॉक. So it should be a listed company. Then the stock and debt approach is also commonly known as asset based approach, market based approach, income capitalization approach या फिर replacement cost approach. What would be the answer?
तो स्टॉक एंड डेट अप्रोच कॉमनली हम लोग इसे एक और नाम देते हैं, दैट इज मार्केट बेस्ड अप्रोच, बिकॉज अगेन यू आर डिपेंडेंट अपॉन मार्केट डेटा फॉर दिस. देन BML Limited has 25 crore share outstanding. The market value of equity is 3,000 crore at a closing price of 120 per share. The company also has outstanding debt with a market value of 1100 crore. Using the stock and debt approach, what is the total firm value of BM Limited as of March 31st, 2022? आपको ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. अब हमें देखो दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है 3000 करोड़ प्लस डेट की वैल्यू कितनी है 1100 करोड़ 4100 करोड़. अगर हमें मल्टीप्लाई करने के लिए भी दिया होता तो वी कैन डू दैट ऑल्सो, राइट. 25 जैसे अगर 3000 डायरेक्टली नहीं दिया होता तो 25 करोड़ इंटू 120 शेयर रुपीज पर शेयर, that we could have multiplied. ठीक है. Then which of the following list the four primary methods used for determining the value of a firm: market value, enterprise value, intrinsic value or capital earning capitalization? या फिर adjusted book value approach, stock and debt approach, direct comparison approach, discounted cash flow approach, price to earning method, market multiple method, dividend yield method, economic profit method. Now the right answer would be adjusted book value approach, stock and debt approach, direct comparison approach, discounted cash flow approach. Then, according to market-based approach, the price at which an asset trades on an efficient market is considered an estimate of its sorry book value. Sorry. According to market-based approach, the price at which an asset trades on an efficient market is considered an estimate of its book value, liquidation value, intrinsic value या फिर replacement cost. ना देखो, जो प्राइस जिस पे एसेट बिक रहा है एफिशिएंट मार्केट में, वो उसकी क्या है फाइनली इंट्रिंसिक वैल्यू है जो हमें उस पे मिल जाएगा. मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो प्राइस जो मुझे आज मिल जाएगा प्रेजेंट कंडीशन में. As of 31st March 2022, Seashore Limited had 15 lakh outstanding shares. तो ये क्वेश्चन है ना आपका, ये दोनों एग्जाम में आ चुके हैं उससे प्रीवियस वाला भी. सो इट्स वेरी इजी, सेम वही तरीका है, बस आपको बस देखना है कि कंपनी के 15 करोड़ के डेट है बट मार्केट वैल्यू 14.8 है, तो हम ये वैल्यू को कंसिडर करेंगे. तो 7.50 प्लस 14.80 दैट वुड गिव यू 22.30 crore. That's option number C. Then, in the context of stock and debt approach, the specific day on which the appraiser attempts to determine the value of a company's security is known as settlement date, lien date, transaction date या फिर valuation cycle date. तो जिस दिन हम लोग valuation करने का सोचते हैं उसे हम लोग बोलते हैं lien date. Lien date is the date जहाँ पर हम लोग valuation करने का determine कर रहे हैं. Then, according to stock and debt approach, averaging past stock prices over a period of time is not necessary when the market is liquid, the stock is thinly traded, the market follows the efficient market hypothesis, the company has high debt levels. Now, देखो मार्केट एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि अगर आपकी मार्केट एफिशिएंट है
ठीक है, तो आपको कुछ भी एवरेजिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है ना। मार्केट इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द प्राइस, यानी जो मार्केट है ना, या जो शेयर का प्राइस है मार्केट कंडीशन में, वो ट्रू ट्रू पिक्चर देता है कि लोग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या देने को तैयार है। अगर मार्केट एफिशिएंट है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लीन डेट पे जो भी प्राइस है उसको हम लोग चूज कर लेंगे। लेकिन व्हाट इफ माय मार्केट इज नॉट एफिशिएंट, अगर मार्केट एफिशिएंट नहीं है तो उस सिचुएशन में हम एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कैलकुलेट वैल्यू बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स क्लेम अप्रोच फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा। आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स क्लेम अप्रोच। नाउ व्हाट वुड इट वुड बी, एज पर इन्वेस्टर क्लेम अप्रोच हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल विच इज इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दैट्स दिस अमाउंट। सिक्योर्ड लोन्स का टोटल कितना है, प्लस अनसिक्योर्ड लोन्स। So equity 45, reserve and surplus 21.20 plus secured loans 24.30 plus unsecured loans 6.50. तो ये हो गया। That would be 97. So as per investor claim approach, my value of the business would be 97. Correct? Then अगर एसेट एंड लाइबिलिटी अप्रोच निकाले तो उसके बेसिस पे वैल्यूएशन निकाले तो you are required to calculate the value of the company using asset and liability approach. तो asset and liability approach का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो टोटल असेट हमारा कितना है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है 19.40, तो हमारा वैल्यू कितनी हो गई 97। करेक्ट। देन when the book value of an asset becomes outdated or irrelevant, especially for older asset, the value is adjusted by using the asset's historical cost, liquidation value, replacement cost, depreciated book value. अब जब अगर हमारी बुक वैल्यू असेट की वेस्ट मतलब आउटडेटेड हो जाती है, इररेलेवेंट हो जाती है मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में या करंट सिचुएशन में, तो हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। देन under the adjusted book value approach, deposits, prepaid expense and accruals should be recognized at their fair market value, replacement cost, book value या फिर net realizable value. जो prepaid expense accruals है ये सब हमारे current asset है. All the current asset would have to be recognized at their fair market value और नेट रियलाइजेबल। देखो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे हो नहीं सकता, ठीक है, तो किस पे होगा, इट कैन नॉट बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। देन
ईदर इट कुड बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं हो सकता, इनमें से इसके अलावा क्या होगा. Now, अगर हम लोग बात करें डिपॉजिट्स की, प्रीपेड एक्सपेंस की, ऑल दीज आर करंट एसेट, वी विल हैव टू रिकॉर्ड देम एट द वैल्यू दैट इज गिवन इन अवर बुक. फेयर मार्केट वैल्यू ऐसे नहीं कि मेरा फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगा, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो मैंने जितना पे करा हुआ है आउटस्टैंडिंग में या फिर प्रीपेड है वहीं पे मैं रिकॉग्नाइज करूंगी. Then, financial securities, surplus land, and disused structures are example of dash and under adjusted book value approach. These assets should be valued at current asset book value, non-operating asset market value, fixed asset replacement cost, intangible asset net realizable value. Now, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और सरप्लस ज़मीन हमारे पास कोई पड़ी है या फिर कोई गलत मतलब डिसयूज स्ट्रक्चर है जो हमारे बिजनेस में पड़ा है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एसेट, दे आर नॉट अ कोर स्ट्रक्चर्स. एंड इनको हम लोग किस पे वैल्यू करते हैं, मार्केट वैल्यू पे. सो वी विल रिकॉर्ड देम एट मार्केट वैल्यू, कि जो प्राइस अभी हमें इनसे मिल जाएगा हम इनको उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. The direct comparison approach is based on which fundamental principle that states a buyer will not pay more for a property than the cost of a comparable one with the same utility. Principle of efficiency, principle of substitution, principle of competition, principle of cost minimization. तो हमारी जो direct comparison approach है, it works on the principle of substitution, जहाँ पे हम बोलते हैं कि आप market से comparable ढूंढ के ले आओ या फिर रीसेंट ट्रांजैक्शन ढूंढ लो और उसके बेसिस पे अपने असेट की वैल्यूएशन करो. सो राइट आंसर वुड बी प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन. राइट. सो हमारे मॉड्यूल सी यूनिट 13 के टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड है नाउ. बिकॉज हियर वी ऑल्सो हैव वन मोर मेथड DCF, वो मैंने ना नेक्स्ट वाले यूनिट में कवर करा है. सो यूनिट 14 में यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑफ योर DCF मेथड, right, discounted cash flow approach. So thank you, I hope you enjoyed the session. आप नीचे comment section में बता सकते हैं if you're looking forward for some explanation. Thank you.